सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अलीबा फातिमा। नाज़रीन, जब हम वीकेंड पे गए थे क्लोजिंग इनटू आवर शो तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि जब हम मंडे को दोबारा आएंगे तो हम बात करेंगे सीरिया की, और ऐसा लगता है हम दोबारा अरब स्प्रिंग वाले टाइम में चले गए जो खबरें सामने आ रही हैं। आई थिंक हमें वीकेंड पे भी शायद शो करना चाहिए क्योंकि बड़ी चीज़ें हो जाती हैं वीकेंड पे, समझ नहीं आ रहा होता। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स वीकेंड्स पे ही आती हैं। एग्जैक्टली, वेरी सरप्राइजिंग, इवन द अटैक्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट सीरिया। सीरिया में 2011 के बाद अब पहली दफ़ा एक बहुत ही मैसिव ऑफेंसिव लॉन्च किया गया है रेबल्स की तरफ से। जो बुध के दिन आपको बताएं कि सीरियन अपोजिशन फोर्सेस ने जो बेसिकली इदलिब में मवाक़े हैं वहाँ पे कई एरिया में उनका कंट्रोल भी है, तो वहाँ कॉन्स्टेंटली बशार अल-असद की हुकूमत ने कुछ ऐसे अटैक्स किए जिसके बाद जवाबन ये कार्रवाई की गई है। इस ऑफेंसिव ग्रुप का नाम है हयात ताहिर अल शम्स और कहा यह जाता है कि टर्की और ईरान की बैकिंग है इस इस्लामिस्ट ग्रुप के पास। और यहाँ आपको बताएं कि ये इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा डेंजरस कंसिडर किया जाता है सीरिया में। इन्होंने अटैक किया अलेपो पे और अलेपो के कुछ हिस्सों को कॉन्कर कर लिया, जिसके बाद अलेपो के एयरपोर्ट और नियर बाय जितने भी टाउन्स थे उन सब को जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सीरियन आर्मी ने जो अटैक्स लॉन्च किए हैं इन रिबेल्स के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड बेस थे। 100 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज थी उनकी और वो इन तमाम एरियाज़ को अटैक कर रहे थे जहाँ इन रिबेल आर्मी ने कब्ज़ा किया है। फिर सैटरडे को आपको बताएं कि यही रिबेल ग्रुप्स ने कुछ सीरियन आर्मी ऑफिसर्स को भी अपनी हिरासत में ले लिया और इसकी फुटेज भी लीक की है। यहाँ आपको मज़ीद बताते चलें नाज़रीन कि रशिया जिसने हिस्टोरिकली बशार अल-असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, उनका साथ दिया है और सीरिया में होने वाली तमाम प्रॉक्सी वॉर में वो बराबर के शराकतदार रहे हैं, उन्होंने भी अपने एरियल अटैक्स जारी किए जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने 300 से ज़्यादा फाइटर्स को मारा है। अब बात यह है कि 300 लोग ज़रूर मरे हैं जिसमें से एटलीस्ट 20 जो थे वो सिविलियंस थे। ये तस्दीक शुदा रिपोर्ट है अल जज़ीरा की तरफ से। लेकिन जब ऐसे वाक़यात होते हैं आप सही में ये नहीं कह सकते कि जिसने आपने जिसको मारा है वो फाइटर था या वो सिविलियन था। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 300 से ज़्यादा लोगों का मर जाना 24 घंटे के अंदर। ये सीरिया में 2016 के बाद पहली दफ़ा इस लेवल का कोई ऑफेंसिव हो रहा है। लेकिन बिकॉज वी कीप टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, मोइज़ व्हाई डोंट यू डिस्कस कि ऐसा क्या हुआ था अरब स्प्रिंग में कि जिसके बाद ये चीज़ें अभी तक रिजॉल्व नहीं। ये जो सीरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं आज तक, और जो मशरिक़ वस्ता में अगर हम यमन की बात करें, हम इजिप्ट की बात करें, हम लिबिया की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं अगर आप देखें वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज़रूर है। तो आप हमें ये देखना चाहिए कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था। तो नाज़रीन अब आइए चलते हैं 2010 में, जब आपको याद होगा अरब स्प्रिंग के नाम से एक तहरीक शुरू हुई और ये अरब स्प्रिंग का आगाज़ ट्यूनिस से हुआ जब मोहम्मद बौज़ाज़ी नामी एक सब्ज़ी फरोश, एक स्ट्रीट वेंडर ने वहाँ पे जारी करप्शन, ट्यूनिशिया में जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ज़ैन अल आबिदीन बिन अली, जो कि कई दहाइयों तक हुक्मरान थे, और उनकी करप्शन और जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरिया था, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ मोहम्मद बौज़ाज़ी ने अपने आप को आग लगा के खुद सोजी कर ली थी। और इस वाक़ये ने इस तरह की आग भड़की जिसने ट्यूनिशिया को अपने पूरे उसमें ले लिया और फिर उसके बाद वो इजिप्ट तक फैली और फिर जो ट्यूनिस के अपने सदर थे ज़ैन अल आबिदीन, उनको जो है जाना पड़ा इक़्तिदार से, और फिर उसके बाद हस्नी मुबारक को ये अरब स्प्रिंग लेड हुआ, और फिर लिबिया में मोहम्मद गद्दाफ़ी के साथ जो हुआ, और फिर यमन में आप देखें यमन में आज तक ये इंस्टेबिलिटी कायम है। और फिर उसके बाद जब ये सीरिया तक ये पहुंची और वहाँ पे बशार अल-असद के ख़िलाफ़ जो बेसिकली सीरिया में जो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम और जो वहाँ पे करप्शन और जो वहाँ पे गुर्बत और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन से वहाँ लोग इतने ज़्यादा तंग आ गए थे, तो उन्होंने भी अरब स्प्रिंग से मुतासर होते
होके फिर उन्होंने जो है बशार अल-असद के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। बट आई थिंक ये बात नाज़रीन को बताना बहुत ज़रूरी है कि अरब स्प्रिंग दुनिया का पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जो इंटरनेट पर स्टार्ट हुआ था और इंटरनेट की वजह से ही फैला था। अब इंटरनेट हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा तो काफ़ी अरसे से है और अरब स्प्रिंग के बाद भी ऐसे कई रेवोल्यूशंस या एटलीस्ट अटेम्प्ट्स टू रेवोल्यूशन हुए हैं जो इंटरनेट से पावर्ड होते हैं, इवन इन पाकिस्तान, लेकिन ये पहला था। एब्सोल्युटली। और फिर वही बात है ना, जब आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोके मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो आजकल के दौर में नहीं रोक सकती इंफॉर्मेशन, वो फिर इट विल फाइंड इट्स ओन वेज एंड इंटरनेट से ज़्यादा बेहतर एवेन्यू कोई भी नहीं है। फिर हम सीरिया के बाद दोबारा आते हैं। तो नाज़रीन, ये सीरिया में ये जो पूरा मामला है, मार्च 2011 से ये शुरू हुआ। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस थे बशार अल-असद के ख़िलाफ़, और फिर जब उन्होंने दरा में जो नौजवान थे, जब बशार अल-असद की अफवाज ने उन पर टॉर्चर किया और हर तरह की संगीन ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की, तो फिर ये जो एक पूरी नेशन वाइड मूवमेंट बन गई और ये वायलेंट मूवमेंट हो गई। क्योंकि नाज़रीन, ये सीरियन गवर्नमेंट का क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा था ऑन डिसेंट, और जो पूरी फिर ऑब्वियसली जब आप एक तरह से ताकत उठाई तो फिर अगले साइड से भी जो है ताकत का मुजाहरा होता है, तो उनकी पूरी अपोजिशन मिलिटराइज हो गई थी और एक फुल स्केल सिविल वॉर हो गई। पूरे कैंप्स बन गए, रूस और ईरान वाली साइड जो है वो बशार अल-असद की साइड पे हो गए, अमेरिका और जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और टर्की वो जो है रिबेल्स की तरफ हो गया। आज भी अगर आप देखें तो गल्फ़ कंट्रीज़ और अमेरिका रिबेल्स के साथ ही नज़र, और टर्की भी जो आप देखें, जो इनफैक्ट जो अभी जो ग्रुप है जो उनका जो है काफ़ी ज़्यादा टिल्ट टर्की की वजह से, क्योंकि टर्की में जो 5 लाख डेथ्स नाज़रीन हो चुकी हैं 10 साल में, 13 साल में, और जो 60 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस, उसमें कुछ रेफ्यूजीज टर्की तक गया, जो कुर्दिस्तान का जो मामला है। रेफ्यूजी क्राइसिस वाज द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग। ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। 60 लाख आप देखें ना, 66 मिलियन सीरियंस हैड टू डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स। एंड ऑब्वियसली ये वाली सारी स्टैटिस्टिक्स हमेशा थोड़ी अंडर एस्टिमेटेड ही होती हैं, यकीनन इससे भी कई ज़्यादा रेफ्यूजीज थे। यहाँ नाज़रीन को ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो सिविल वॉर हुई थी सीरिया में 2011 में, इसमें 500,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और ब्रूटल गवर्नमेंट क्रैकडाउन की वजह से इन सारी प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट पे जो किया गया था। और ये भी बताना ज़रूरी है कि 2020 के बाद अब ये पहली ऐसी इंकर्जन है जिसमें ज़्यादा लेवल पर लोग मारे गए हैं। प्रॉक्सी वॉर एक तरह से दोबारा कंटिन्यू हो गई है। 2020 में सीज़ फायर रीच हो चुका था, जिसके बाद रिबेल्स ने नॉर्थ वेस्टर्न सिटी ऑफ इदलिब जो है उसका पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था, उसके सराउंडिंग प्रोविंस का भी कंट्रोल हासिल कर लिया था। ये बात इस चीज़ को भी वाज़ेह कर दिया कि अलेप्पो भी उनके हाथ में था, कि लोग शायद उनके साथ ही खड़े थे और बशार अल-असद के खिलाफ ही खड़े थे। एंड नॉट टू फॉरगेट जो आईसिस का जो मसला आया फिर, दैट वाज आल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ जो सिविल वॉर सीरिया में हुई थी, जिसने मतलब सीरिया में जो तबाही हुई उसमें आईसिस का भी बहुत हाथ था। और आईसिस का हाथ इस हद तक था कि अभी भी जो ये छोटी मतलब रिलेटिवली छोटी इंकर्जन हुई है, इसके बाद इराक से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं कि बॉर्डर पे, इराक और सीरिया बॉर्डर के कई हिस्सों में अभी तक आईसिस का सम रेजिडुअल कंट्रोल है और इसकी इस इंकर्जन की वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट हो सकता है, एक नई सिविल वॉर शुरू हो सकती है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें काम डाउन होना शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि ईरान के टॉप डिप्लोमेट अब्बास अरागची का जो है वो संडे को दमास्कस में विज़िट मुतवक्के था। अब ये हुआ है या नहीं हुआ और इसकी क्या डिटेल्स हैं ये हम आपको बताते रहेंगे। यहाँ आपको बताएं कि यूएस का भी ओपिनियन सामने आ गया है, यूनाइटेड स्टेट्स स्पोक्स पर है कि ये सीरिया की जो रिलायंस है रशिया और ईरान के ऊपर, इस वजह से ये अटैक्स हो रहे हैं। और ये इतनी गलत बात शायद नहीं भी है, क्योंकि ये इस वक्त जो अटैक्स हुए हैं ये डायरेक्ट रशियन एयरबेस की तरफ से हुए हैं। अच्छा, इस दफ़ा कुछ मुबस्सिरीन का मानना है कि एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट फेज़ जो कि 2011 से शुरू होकर जो 2020 तक जंग बंदी थी, इस वक्त बशार अल-असद काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में नज़र आते हैं। What do you think about that? I think you're right. बशार अल-असद की पोजीशन काफ़ी वीक है और इस चीज़ से हमें इस बात से भी ये चीज़ नज़र आती है कि कराम शाख जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, उनके रिएक्शन को देखते हैं इस वॉर के, इस रीसेंट इंकर्जन के हवाले से। उनका कहना था कि अरब स्प्रिंग, अच्छा उनका अरब स्प्रिंग 2011 में बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट किरदार भी था। ये कराम शाख जो है ये इस वक्त भी सीरिया में मौजूद है। उनका कहना था कि उनको बड़े स्ट्रगल कर रहे थे वो अपने इमोशंस के साथ। जब उन्हें इस अटैक के बारे में पता चला, वो कह रहे थे कि एक तरफ कुछ लोग खुश भी हुए थे कि बशार अल-असद के ख़िलाफ़ एक अटैक हुआ है जब रिबेल्स ने जो है वो आगे बढ़े और ये अटैक किया इदलिब में होने वाले अटैक्स के जवाब में। और दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद क्रिएट ना हो। अभी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आवाम को अलेप्पो
इलाकों से मूव करना पड़ रहा है और एक IDPs की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन कराम शाख का कहना था कि ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है सीरियन सिटीजन्स के लिए, स्पेशली वो जो डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। एक तरफ वो रिबेल्स के साथ भी हैं क्योंकि ये रिबेल प्रो डेमोक्रेसी हैं और बशार अल असद की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का खात्मा चाहते हैं। दूसरी तरफ वो इस चीज़ के साथ भी है कि पीस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉर होती रही तो इकॉनमी वगैरह सब तबाह हो जाएगी और पिछली दफ़ा भी यही हुआ था। मतलब सीरिया इज़, अगर आप उसको एक फेल स्टेट अनफॉर्चुनेटली कहें तो वो गलत ना होगा। इट्स इन अ कंप्लीट डिसअरे, वाइदर सोशल डिसअरे, इकोनॉमिक वहाँ पे पूरा मेल्ट डाउन और सफरिंग। तो ये सफरिंग्स तो बढ़ती चली जाएंगी अगर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बट ऑब्वियसली वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब ही आ सकती है जब अवाम के उमंगों के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। एग्जैक्टली और ये बात इस चीज़ की भी अक्कासी करते हैं ना कि डेमोक्रेसी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती कि हम इलेक्शन करें हर 4-3 साल बाद और किसी नई ताकत को पावर में लाएं, किसी नई फोर्स को लेकर आए। इट्स ऑल्सो बेसिकली अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट पीपल वांट। और अगर लोग नहीं चाहते कि बशार अल असद ताकत में हैं रहें तो वो नहीं रहेंगे। अब भले वो फोर्सफुली अपना कंट्रोल कंटिन्यू करते रहें, लेकिन जो रियल पावर है वो उनके पास कभी नहीं आ सकती जब तक लोग उनके साथ ना खड़े हों। व्हिच इज़ व्हाई द रिबेल्स आर एबल टू चैलेंज हिम। डेमोक्रेसी का जो जुज़ होता है वो इट इज़ ऑलवेज द विल ऑफ द पीपल, कि अवाम की उमंगें जहाँ होती हैं और जब तक अवाम की उमंगों को माना जाता है तो वही जमहूरियत होती है। और इसके अलावा जमहूरियत की कोई और सूरत नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसा तरीका निकाला नहीं है जो जमहूरियत से भी बेहतर हो, तर्ज अमल हो हुकूमत के लिए, तो अभी यही हमारे पास तरीका है। हम डिक्टेटरशिप को तो नहीं मान सकते। तो इसीलिए नाज़रीन जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स का इस वक्त इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हलाक हो जाना और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो अब सीरिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हम ज़रूर इस बात पे सीरिया पर हम गहराई में नज़र डालते रहेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, जिसके बाद हम आके मज़ीद खबरों पर नज़र डालते हैं। टिल देन हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने बात की थी सीरियन सिविल वॉर के बारे में और हमें काफ़ी ताज्जुब था कि हम सीरिया के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब के कैंडिडेटर फॉर होस्टिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2034। एब्सोल्युटली काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें नाज़रीन आ रही हैं और आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ मशरिक़ी वस्ता से ही किया था, तो मशरिक़ी वस्ता की तरफ ही रहते हैं। और नाज़रीन सबसे पहले सऊदी अरब की बात करने से पहले आज मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि सऊदी अरब का हमसाया मुल्क भी है और हमारा भी बड़ा देरीना दोस्त है, आज वहाँ पे नेशनल डे है, 53rd ईद अल इत्तेहाद है। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के तमाम शहरियों को बहुत बहुत मुबारक नेशनल डे की। तो नाज़रीन अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की। 2034 के हवाले से जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सऊदी अरेबिया सामने आ रहा है और कहा यही जा रहा है कि सऊदी अरेबिया लोन बिडर है 2034 के फीफा वर्ल्ड कप। तो गालिबन काफ़ी ज़्यादा इम्कान यही है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 12 दिसंबर को बेसिकली डिसीजन आएगा फाइनल फीफा का। जो उनकी फीफा की अपनी कांग्रेस है वो वोट करेगी, वो सऊदी अरब के हक़ में ही होगा उनका वोट। और नाज़रीन सऊदी अरेबिया ने फ़ीफ़ा की तारीख़ का हाईएस्ट एवेल्यूएशन स्कोर, जो बेसिकली पूरी एक जायज़ा होता है किसी भी बिड का, तो सऊदी अरब ने वो हासिल किया फ़ीफ़ा की तारीख़ में 4.2 का स्कोर है 5 में से। और बेसिकली ये जो सऊदी अरब का जो प्रपोज़ल है उसके बारे में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और जो उनका जो पूरा उन्होंने प्रपोज़ल बना उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है। नाज़रीन अब हम इस तफसील में जाते हैं कि सऊदी अरेबिया ने जो अपनी बिड सबमिट की है फीफा वर्ल्ड कप की जो प्रपोज़ल, उसमें क्या क्या मेंशन है। उन्होंने जो है जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो लेबर राइट्स हैं उन्होंने उसके हिसाब से जो कमिटमेंट्स, स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क भी उन्होंने एडवाइस किया है। और उन्होंने जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के वाले से भी प्रपोज़ल इंक्लूड किया है। उन्होंने कहा है कि वो जो उनका जो मॉडल होगा 15 स्टेडियम्स 8 शहरों में वो बनाने लगे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ 15 न्यू स्टेडियम्स होगी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसाइकलिंग होगी और वो ऐसे स्टेडियम्स होंगे पोर्टेबल होंगे। आपको याद होगा कतर में जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था नवंबर में, उसके अंदर एक उन्होंने स्टेडियम बनाया था 974 कंटेनर्स की मदद से बनाया था। जैसे इस्लामाबाद में तो कंटेनर रास्ते रोकने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन दोहा में कंटेनर्स लगाए गए थे स्टेडियम को बनाने के लिए। और वो स्टेडियम जो है डिसअसेंबल भी हो गया जब वर्ल्ड कप मुकम्मल हो गया। तो ये काफ़ी सस्टेनेबल मॉडल था और दुनिया हैरान
हैरान रह गई थी कि इस तरह भी स्टेडियम बन सकते हैं। तो अब सऊदी अरेबिया ने भी इसी तरह कहा है कि वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, और जो मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस, उनका विजन है फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके इन लाइन वो इस तरह के स्टेडियम्स बनाएंगे। और उन्होंने प्लेज किया है कि बेसिकली सऊदी अरेबिया ने कि वो एक ऐसी विंडो में ये वर्ल्ड कप रखेंगे कि जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। आपको याद होगा कि जनरली फीफा वर्ल्ड कप जून में होता है, लेकिन उस वक्त सऊदी अरेबिया के बड़े एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। तो कतर ने जैसे नवंबर में किया था, काफ़ी कूल वो वर्ल्ड कप था, और तो सऊदी अरब भी उसी नवंबर की जो विंडो में या दिसंबर में करना चाहेगा जब मौसम काफ़ी बेहतर होगा। और नाज़रीन, कतर के तर्ज पे जिस तरह उन्होंने जब वर्ल्ड कप मुनक्किद किया तो वो कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव एक वर्ल्ड कप था, इन द सेंस कि उन्होंने कहा एक ही शहर में तकरीबन 30 लाख लोग जमा हुए थे। तो जो, क्योंकि मुझे ख़ुद भी एजाज़ था ये वर्ल्ड कप कतर में देखने का, तो मैंने ख़ुद ये फ़ील किया कि वो काफ़ी ज़्यादा वो वेलकमिंग था, कि फैमिली एरियाज़ थे बड़े वहाँ पे, कोई वो एक जो राउडीनेस जो वो कहते हैं ना पोस्ट 10 PM एक्टिविटी, जो एक राउडी, ऐसे कोई चीज़ नहीं थी। और वो बहुत, तो सऊदी अरेबिया भी कहता है कि हम उसी तरह का काम करेंगे। और जो विजन 20 पहले कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया, अब सऊदी अरब भी रेडी है। और एक तरह से देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप एक इस तरह की इंटरनेशनल ग्लोबल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस है कि जिसमें मिडिल ईस्ट का शामिल होना एक बहुत स्पेसिफिक ट्रेंड की अक्कासी भी करता है। So what do you think about that? That is a very good, I think you've raised an excellent point, नाज़रीन। अगर आप पिछले कुछ अरसे में मिडिल ईस्ट पर नज़र डालें तो इस वक्त जो दुनिया के ग्रोइंग स्पोर्ट्स हैं वो फार्मूला 1 जो ग्रांड प्री स्पोर्ट्स हो गए, देन फुटबॉल दुनिया के में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है। फिर तो आप देखें ये बहरीन से शुरू हुआ ग्रांड प्री, फिर दोहा भी अपनी फार्मूला 1 की ग्रांड प्री कराता है, अबू धाबी भी करवाता है, और अब सऊदी अरब में रियाद ने भी होस्ट किया। कतर ने अब वर्ल्ड कप होस्ट किया 2022 में, अब सऊदी अरेबिया ने भी अब 2034 के लिए कैंडिडेट है। और सऊदी अरब ने पिछले 5 सालों में विजन 2030 के तहत $5 अरब जो है स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए हैं। तो दिस शोज़ कि जो मिडिल ईस्ट अपना जो एक पर्सोना है दुनिया के सामने जो वो चेंज कर रहा है, तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इट। एंड जो पूरा मिडिल ईस्ट आप देखें वो स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो रहा है। That's true, and I think sports diplomacy भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान और इंडिया में तो हमें पता है कि कई दफ़ा हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू बड़ी चीज़ें करी। बिल्कुल, आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की तो याद होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में बिल्कुल जंग छिड़ने वाली थी। ये 70s का वाक़या है जब ज़ियाउल हक़ फिर इंडिया गए और उन्होंने वो फिर क्रिकेट मैच देखने गए और फिर वहाँ से ये जंग का ख़तरा टला। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्रिज कि वो अमन और बेसिकली दुनिया में एक अच्छा पैगाम सेंड करता है। तो मिडिल ईस्ट ने सर्टनली इस पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तो दे हैव सीज्ड द अपॉर्चुनिटी एंड दे आर एक्चुअली यूजिंग इट टू देयर बेनिफिट। डेफिनेटली। नाज़रीन, अब बात करेंगे लेबनान के बारे में, क्योंकि हिज़्बुल्लाह और इजराइल की जो सीज़ फायर है वो हो भी चुकी है और वायलेट भी हो चुकी है। तो आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ। ये 60 दिन की सीज़ फायर की एग्रीमेंट थी जो यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ने मिलकर ब्रोकर की थी। ये बुध की रात 4 बजे ये एग्रीमेंट हुई थी और ऑलरेडी इस एग्रीमेंट को वायलेट किया जा चुका है। ये एग्रीमेंट 14 महीने की जंग के बाद हुई थी। इस जंग में सिर्फ 140 इजरायली मारे गए, लेकिन 3,960 से भी ज़्यादा लेबनानी सिटीजन्स को जो है शहीद किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि 99,000 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है वो इजराइल ने तबाह की हैं इस पूरे टाइम में। और वर्ल्ड बैंक अंदाज़ा लगाता है कि ये कम से कम भी $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है लेबनीज़ गवर्नमेंट को। तो इस तमाम जिसको कहते हैं दहशत गर्दी के बाद जब इजराइल के साथ सीज़ फायर फाइनली रीच किया बुध के दिन, तो कुछ ही घंटों के अंदर उसकी वायलेशन भी हो गई और इजराइल ने एक धमाके के साथ एक बहुत बड़ी जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग को लास्ट डे ऑफ सीज़ फायर पर भी तोड़ा। तो यहाँ आपको नाज़रीन मज़ीद बताएं कि बेसिकली साउथ लेबनान, बका वैली, बेरूत और उसके साउथ में जितना भी एरिया है लितान रिवर की तरफ, ये तमाम इलाके इस वक्त जो है वो इस वॉर की गिरफ्त में आए हुए हैं और तमाम जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इन लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि सीज़ फायर होने के बावजूद जो है वो हिज़्बुल्लाह के जितने भी लोग हैं या जो लेबनीज़ सिटीजन्स भी हैं जो यहाँ से इनखला की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल उनको कॉन्स्टेंटली रोक रहा है, वो इनखला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आपको ये पता है कि साउथ ऑफ द ब्लू लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस हैं इस वक्त मौजूद और लेबनीज़ आर्म्ड
फोर्सेस ने भी यूनिफिल के साथ मिलकर वो डिप्लॉय की जा चुकी हैं। और जनरल सेक्रेटरी जो हैं इस वक्त हिज़्बुल्लाह के नईम कासिम, उनकी तरफ से एक बयान भी आया है कि रेजिस्टेंस जो हिज़्बुल्लाह की रेजिस्टेंस है वो लेबनीज़ आर्मी के साथ बहुत जो है सिवियर कोऑर्डिनेशन के तहत ये तमाम जो है रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही है। यहाँ आपको बताते चले नाज़रीन कि जो क्लॉज 2 है सीज़ फायर एग्रीमेंट का, वो ये कहता है कि इजराइल किसी भी किस्म के ऑफेंसिव ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं करेगा लेबनीज़ टेरिटरी में या लेबनीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ या फिर हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़। लेकिन ऑलरेडी इजराइल जो है वो इसको वायलेट कर चुका है और सेवरल ऐसे वाक़यात, कई ऐसे वाक़यात जो है पेश आए हैं जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि इजराइल की कोई जो है संजीदगी नहीं है इस सीज़ फायर की तरफ। एक तो ये 60 दिन की सीज़ फायर वैसे ही बहुत टू लेट एंड टू लिटिल है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई ख़ास पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे निकोलस ब्लैडफोर्ड जो अटलांटिक काउंसिल के लिए काम करते हैं, उनके सीनियर फेलो हैं, उन्होंने अल जज़ीरा को कहा कि ये ऐसा लगता है कि क्लॉज 2 जो है वो ओपनली ब्रीच हो रहा है दोनों साइड से, लेकिन हम फोकस इस वक्त करते हैं कि इजराइल ने उसको किस तरह ब्रीच किया, क्योंकि हमें कोई शवाहिद सामने नहीं आए कि हिज़्बुल्लाह ने किस तरह ब्रीच किया है सीज़ फायर को येट। यहाँ आपको ये भी बताएं कि इजराइल ने ख़ास तौर पर लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और ये सीज़ फायर एग्रीमेंट की एक अलग किस्म की खिलाफ वर्जी है कि पहले तो आप ऑफेंसिव जो है ऑपरेशन स्टिल यूर कैरिंग देम आउट, और जो लोग वहाँ से इनकला की कोशिश कर भी रहे हैं उनको भी आप रोक रहे हैं जानबूझ के। यहाँ पे मज़ीद आपको बताएं कि अल जज़ीरा में का ये भी कहना है कि जो इजराइल ने जिस तरीके से इस वक्त अपनी कैंपेन चलाई है सीज़ फायर की वायलेशन की कैंपेन, यहाँ पे उन्होंने साउथ लेबनान में वाइट फॉस्फोरस का भी इस्तेमाल किया है और ऐसी कई दूसरी टैक्टिक्स भी शामिल हैं। वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल एक वॉर क्राइम है और इनके लिए कोई नई बात नहीं है, वॉर क्राइम्स उनके लिए एक बहुत कॉमन चीज़ है जो वो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा संगीन है। ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये गज़ा में भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज तक जो है वो बच्चे जिनको वाइट फॉस्फोरस का अटैक हुआ वो अभी तक उनकी स्किन ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, वो भी ऑब्वियसली सही से नहीं चल पा रही क्योंकि एड इस वक्त कंप्लीट तौर पे ब्लॉक्ड है इस वक्त गज़ा में। यहाँ आपको बताएं नाज़रीन कि लेबनीज़ आर्मी ने जो है वो जुमेरात के दिन कहा कि वो सेवरल ऐसे वायलेशंस जो इजराइल की तरफ से हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे अक्सर ये होता है कि वायलेशंस होती हैं फिर उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, लेकिन कभी कोई सच्चाई, कोई हकीकत, कोई एविडेंस सामने नहीं आता है। तो नाज़रीन इस मैप पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। 1.4 मिलियन, मतलब कि लेबनान की 25% आबादी इस वक्त डिस्प्लेस्ड है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेबनीज़ गवर्नमेंट के लिए भी और हिज़्बुल्लाह के लिए भी कि जो लोगों का इनखला हुआ है इसमें कई ज़्यादा डिस्ट्रप्शन की वजह से हिज़्बुल्लाह के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। थाउजेंड्स आर डिस्प्लेस्ड बाय इजरायली अटैक्स इन सदर्न लेबनान। और यहाँ पे ये भी बताते चले कि इजरायली मिलिट्री की जो मूवमेंट है वो फिर भी जारी है और ये सीज़ फायर का एक बहुत अहम हिस्सा होता है कि आप कोई भी ऑपरेशनल मूवमेंट, इस तरह की ऑफेंसिव मूवमेंट नहीं कर सकते अपनी मिलिट्री की, लेकिन लग यही रहा है कि इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन तमाम इशूज़ से। और इजरायली मिलिट्री को जो है उन्होंने रेजिडेंट्स को वार्न भी किया है कि 10 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे आप वापस नहीं आएँ, और इससे यही ज़ाहिर होता है कि उनकी इंटेंशन यही है कि सीज़ फायर बस एक दिखावा है, सीज़ फायर बस एक किस्म का जिसको कहते हैं ट्रैप है, जिसके थ्रू उन्होंने हिज़्बुल्लाह को तो चुप करा दिया, उनको रुकवा दिया, उनके हाथ बांध दिए हैं, लेकिन ख़ुद वो अपनी जिस किस्म से जारी रखे हुए हैं वो कंटिन्यूड है और उसमें किसी किस्म का ऑब्स्टिकल सामने नहीं आ रहा। तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन इस वक्त बहुत नाजुक हो गई, सीरियस सिचुएशन, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि अगर ये जंग बंदी में कहीं जाने को कामयाबी मिलती है तो शायद गज़ा की जानिब जो है ये जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा। और एक तरह से देखा जाए कि जो बाइडेन गवर्नमेंट का ये आखिरी जो इसको कहते हैं ना लास्ट डिश एफर्ट थी कि हम कुछ तो पीस मेंटेन करके जाएं, वो इट हैज़ जस्ट फॉलन फ्लैट, क्योंकि ना तो सीज़ फायर हुआ और ना ही अब हिज़्बुल्लाह के पास कोई ताकत है टू रिस्पॉन्ड। यू कुडंट हैव समराइज्ड इट बेटर। तो नाज़रीन आज के लिए फिल वक्त इतना ही, आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।